दोस्तों फ्रीजन ब्रेक का जी हाँ दोस्तों नया सेक्शन यानी सेक्शन 6 से जिसका इंतज़ार था वो हमें देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में इस सीरीज के नए सेक्शन की पूरी अपडेट आपको देंगे। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। प्रिजन ब्रेक एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसे पॉल श्योरिंग ने फॉक्स के लिए। यह सीरीज दो भाइयों लिंकन बरोज, डोमिनिक परसेल और माइकल स्कोफील्ड, वेंटवर्थ मिलर के इर्द-गिर्द घूमती है। लिंकन को एक ऐसे अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई है जो उसने किया ही नहीं था, जबकि माइकल अपने भाई को जेल से भगाने और अपना नाम साफ करने में मदद करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाता है। निर्माता पॉल श्योरिंग के साथ इस सीरीज के कार्यकारी निर्माता मैट ओल्मस्टेड, केविन हुक्स, मार्टी एडेलस्टीन, डॉन पेरोस, नील एच. मोरित्स और ब्रेट रेटनर थे, जिन्होंने पायलट एपिसोड का निर्देशन किया था। रामिन जावादी द्वारा रचित श्रृंखला का थीम संगीत 2006 में प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। एक प्रिजन ब्रेक ओरिजिनल फिल्म, एडेलस्टीन बटा पेरोस प्रोडक्शंस, सीजन 1 से 4, डॉन ओल्मस्टेड प्रोडक्शंस, सीजन 5, एडेलस्टीन प्रोडक्शंस, सीजन 5, वन लाइट रोड प्रोडक्शंस, सीजन 5 और 20वीं शताब्दी फॉक्स टेलीविजन के बीच एक संयुक्त उत्पादन है। श्रृंखला को मूल रूप से 2003 में फॉक्स द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जो इस तरह की श्रृंखला की दीर्घकालिक संभावनाओं के बारे में चिंतित था। धारावाहिक प्राइम टाइम टेलीविजन श्रृंखला लॉस्ट और 24 की लोकप्रियता के बाद फॉक्स ने 2004 में उत्पादन का समर्थन करने का फैसला किया। पहले सीजन को आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। इसके अलावा इसने रेटिंग में असाधारण प्रदर्शन किया और मूल रूप से 13 एपिसोड चलाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसकी लोकप्रियता के कारण अतिरिक्त 9 एपिसोड को शामिल करने के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। बाद के सीजन को मजबूत रेटिंग प्राप्त होती रही, हालांकि कुछ आलोचकों ने दावा किया कि शो ने अपना स्वागत बढ़ा दिया है। प्रिजन ब्रेक को कई उद्योग पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला ड्रामा के लिए 2005 गोल्डन ग्लोब अवार्ड और पसंदीदा नए टीवी ड्रामा के लिए 2006 पीपुल्स चॉइस अवार्ड शामिल। श्रृंखला की सफलता ने कई आधिकारिक टाई-इन्स को जन्म दिया है। एक वीडियो गेम, मोबाइल फोन के लिए स्पिन श्रृंखला प्रिजन ब्रेक, प्रूफ ऑफ इनोसेंस, ऑनलाइन वेबिसोड, एक आधिकारिक पत्रिका और एक उपन्यास। प्रिजन ब्रेक का चौथा सीजन अपने मध्य सीजन ब्रेक से 17 अप्रैल 2009 को एक नए टाइम स्लॉट में श्रृंखला के अंतिम 6 एपिसोड के साथ लौटा। द ओल्ड बॉल एंड चेन और फ्री शीर्षक से 2 अतिरिक्त एपिसोड का निर्माण किया गया और बाद में द फाइनल ब्रेक नामक एक स्टैंडअलोन फीचर में बदल दिया गया। इसकी घटनाएं श्रृंखला के समापन के अंतिम दृश्य से पहले होती है और कथानक का समापन करती है। यह फीचर 21 जुलाई 2009 को डीवीडी और ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। 5 जनवरी 2016 में फॉक्स द्वारा 9 एपिसोड के 5वें सीजन की घोषणा की गई थी। पुनरुद्धार श्रृंखला का प्रीमियर 4 अप्रैल 2017 को हुआ और 30 मई को समाप्त हुआ। 6 जनवरी 2018 में फॉक्स ने पुष्टि की कि सीजन 6 प्रारंभिक विकास में था। 7 हालांकि अगस्त 2019 में फॉक्स ने घोषणा की कि उसके पास प्रिजन ब्रेक को पुनर्जीवित करने की कोई वर्तमान योजना नहीं है। 8 मिलर ने 2020 के अंत में कहा कि उनकी श्रृंखला में लौटने की कोई योजना नहीं है। सीजन 5 मुख्य लेख, प्रिजन ब्रेक सीजन 5। माइकल स्कोफील्ड की कथित मौत के 7 साल बाद अजीबोगरीब सुराग सामने आने लगते हैं, जो बताते हैं कि वह अभी भी जिंदा हो सकता है। उसके भाई लिंकन बरोज को किसी अज्ञात स्रोत से एक रहस्यमयी तस्वीर मिलती है, जिसमें माइकल को यमनी जेल में दिखाया गया है। शुरुआत में संदेह होने पर लिंकन इस उम्मीद से जांच पड़ताल शुरू करता है कि उसका भाई किसी तरह बच गया होगा। लिंकन की खोज उसे यह पता लगाने पर मजबूर करती है कि माइकल को यमन के सना में स्थित ओगिया जेल में रखा गया है,
जो एक बेहद कठोर और खतरनाक जगह है, एक नई पहचान के तहत, कनील आउटिस, जिसका नाम आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा है। दुनिया के लिए आउटिस एक वांछित अपराधी और देशद्रोही है। लेकिन लिंकन का मानना कुछ और ही है। यमन में राजनीतिक तनाव एक पूर्ण गृहयुद्ध में बदल जाता है। लिंकन सीनोट के साथ मिलकर काम करता है, जो अब सुधर चुका है और एक कट्टर मुसलमान है, जिसके इस क्षेत्र में संपर्क है। शीबा नाम की एक स्थानीय कार्यकर्ता की मदद से वे युद्धग्रस्त सड़कों, विद्रोही गुटों और भ्रष्ट अधिकारियों से जूझते हुए ओगियागिया तक पहुंचने और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते हैं। जेल के अंदर माइकल जिंदा है, लेकिन एक बदला हुआ इंसान। वह भावनात्मक रूप से अलग-थलग और गुमसुम सा लगता है, लिंकन को पहचानने या अपनी स्थिति समझाने से इनकार करता है। उसे कुछ चुनिंदा कैदियों के साथ कैद किया गया है, जिनमें वफादार और तेजतर्रार व्हिप, अप्रत्याशित और तकनीक प्रेमी जा और कट्टरपंथी रामल शामिल है, जो चरमपंथी आंदोलनों से जुड़ा एक खतरनाक व्यक्ति है। जैसे जैसे लिंकन गहराई से खोजबीन करता है, उसे पता चलता है कि माइकल को सालों पहले एक संदिग्ध अमेरिकी खुफिया एजेंट ने भर्ती किया था, जिसे केवल पोसाइडन के नाम से जाना जाता था और जिसने माइकल के अनोखे हुनर का इस्तेमाल गुप्त अभियानों के लिए किया था। जब माइकल ने ऑपरेशन छोड़ने की कोशिश की, तो पोसाइडन ने उसे गायब करवा दिया, जिससे उसकी पहचान छिन गई और वह उन सभी से अलग हो गया जिनसे वह प्यार करता था, जिनमें सारा और उनका बेटा भी शामिल था। लिंकन को पता चलता है कि माइकल जेल के अंदर से एक लंबा खेल खेल रहा है, एक और नामुमकिन भागने की योजना बना रहा है। लेकिन ओगिया से बाहर निकलना तो बस शुरुआत है। आजाद होने के बाद उन्हें एक ढहते हुए देश में आगे बढ़ना होगा, उग्रवादियों से बचना होगा और अमेरिकी सरकार के शीर्ष स्तर पर सक्रिय एक शक्तिशाली दुश्मन को खत्म करना होगा, और साथ ही माइकल को उसके परिवार से फिर से मिलाने और उसका नाम साफ करने की कोशिश करनी होगी। कलाकार और पात्र। कलाकार अमौरी नोलास्को, रॉबर्ट नेपर, वेड विलियम्स, सारा वेन कैलीज, वेंटवर्थ मिलर। कार्यकारी निर्माता मैट ओल्मस्टेड। वेंटवर्थ मिलर कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में ऑटोग्राफ देते हुए। मुख्य लेख प्रिजन ब्रेक के पात्रों की सूची। प्रिजन ब्रेक हर सीजन में कई आवर्ती अतिथि सितारों के साथ एक कलाकारों की टुकड़ी को बनाए रखता है। पहले सीजन में 10 अभिनेताओं की एक कास्ट शामिल है, जिन्हें स्टार बिलिंग प्राप्त होती है, जो शिकागो या फॉक्स रिवर स्टेट पेनिटेंटरी में रहते थे। 11 दूसरे सीजन में 9 अभिनेताओं की एक कास्ट शामिल है, जिन्हें बिलिंग प्राप्त होती है। 3 पात्रों को श्रृंखला के नियमित से आवर्ती स्थिति में डाउनग्रेड किया गया है, एक अन्य को अपग्रेड किया गया है और एक नया चरित्र पेश किया गया है। 12 तीसरे सीजन में 4 नए पात्रों का परिचय दिया गया है, जिनमें से 2 पेनिटेंसियारिया फेडरल डी सोना के कैदी है। 13 कलाकारों में ज्यादातर बदलाव किरदारों की मौत के कारण हुए हैं। सीरीज के निर्माता पॉल श्यूरिंग बताते हैं कि मुख्य किरदारों को मार देने से दर्शकों में हमारे मुख्य किरदारों के लिए डर और बढ़ जाता है, और यह वास्तव में कहानी को छोटा करने में हमारी मदद करता है। 14 सीरीज के 2 मुख्य किरदार, माइकल स्कोफील्ड और लिंकन बरोज, ही ऐसे किरदार है जो सीरीज के हर एपिसोड में दिखाई दिए हैं। डोमिनिक परसेल लिंकन बरोज के रूप में। लिंकन एक हाई स्कूल ड्रॉपआउट और एक सजायाफ्ता अपराधी है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के भाई टेरेंस स्टीडमैन की हत्या के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया जाता है। परसेल को प्रोडक्शन शुरू होने से 3 दिन पहले कास्ट किया गया था और परिणामस्वरूप वह मूल कलाकारों में शामिल होने वाले अंतिम अभिनेता थे। 15 उन्होंने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, जबकि नॉर्थ शोर में टॉमी रेवेटो के रूप में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। जॉन डो पर काम करने के बाद से परसेल का फॉक्स के साथ एक मिलनसार रिश्ता रहा है, इसलिए उन्हें प्रिजन ब्रेक की पायलट स्क्रिप्ट भेजी गई थी। 16 परसेल के बारे में श्यूरिंग की पहली धारणा ने उन्हें भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं माना, क्योंकि अभिनेता
अपने बालों को स्टाइल करके और 10 के साथ ऑडिशन में गए थे। हालांकि परसेल के अभिनय ने भूमिका जीत ली। वह मुंडा सिर के साथ फिल्मांकन के पहले दिन सेट पर पहुंचे। वेंटवर्थ मिलर माइकल स्कोफील्ड के रूप में माइकल लिंकन के भाई है। उनका उपनाम उनकी मां का पहला नाम है और अपने भाई के मामले में पूर्णकालिक रूप से समर्पित होने से पहले एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रूप में काम करते थे। अपने भाई की जान बचाने के लिए माइकल अपने भाई को जेल से भागने में मदद करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाता है। एक साक्षात्कार में पॉल श्योरिंग ने याद किया कि इस भूमिका के लिए जिन अभिनेताओं का परीक्षण किया गया था उनमें से अधिकांश रहस्यमय भूमिकाएं निभाने आए थे, लेकिन यह बहुत ही घटिया और झूठा था। 17 निर्माण शुरू होने से एक सप्ताह पहले मिलर ने भूमिका के लिए ऑडिशन दिया और अपने प्रदर्शन से श्योरिंग को प्रभावित किया। अगले दिन उन्हें कास्ट कर लिया गया। 15 अमौरी नोलास्को फर्नांडो सुक्रे के रूप में फॉक्स रिवर स्टेट पेनिटेंटरी में माइकल, जहां वह उसका साथी था, के साथ सुक्रे की दोस्ती हो जाती है। शुरुआत में उसके किरदार की कहानी उसकी मंगेतर से फिर से मिलने की इच्छा पर केंद्रित है। पायलट स्क्रिप्ट मिलने पर नोलास्को का पहला विचार यह था कि यह उन असफल पायलटों में से एक है जो नेटवर्क वास्तव में नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय तक श्रृंखला के अधिकांश पायलटों का निर्माण शुरू हो चुका होता। यह स्वीकार करते हुए कि उन्हें पढ़ना पसंद नहीं है, नोलास्को इस बात से चकित थे कि स्क्रिप्ट बहुत ही रोचक थी। भूमिका के लिए अपने आखिरी ऑडिशन से पहले नोलास्को ने अपनी घबराहट को याद किया, जो तब और बढ़ गई जब पॉल श्यूरिंग ने उन्हें बताया कि वह उनकी पसंदीदा पसंद थे। इसके बाद उन्हें भूमिका के लिए चुन लिया गया। मॉर्गन के रूप में सीजन 3 से 4 उदास स्माइली सुसान बी एंथोनी के रूप में प्रस्तुत ग्रेचेन कंपनी की एक ऑपरेटिव है जो जेम्स व्हिसलर के भागने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी है। माइकल रैपापोर्ट डोनाल्ड सेल्फ के रूप में सीजन 4 उदास स्माइली चौथे सीजन में प्रस्तुत सेल्फ होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का एक विशेष एजेंट है जो कंपनी को खत्म करने के लिए गिरोह के साथ मिलकर काम करता है। मार्क फ्यूरस्टीन जैकब एंटोन नेस के रूप में सीजन 5 उदास स्माइली 5वें सीजन में प्रस्तुत जैकब सारा का नया पति और एक अर्थशास्त्र का प्रोफेसर है, जो बाद में एक दुष्ट CIA ऑपरेटिव के रूप में सामने आता है जो माइकल के लापता होने के लिए जिम्मेदार है। इनबार लावी शीबा के रूप में सीजन 5 उदास स्माइली यमन में ISIL के खिलाफ प्रतिरोध की नेता, शीबा सीनोट की दोस्त और लिंकन की प्रेमिका के रूप में दिखाई देती है। ऑगस्टस प्रीव डेविड व्हिप मार्टिन सीजन 5 के रूप में 5वें सीजन में माइकल का सेलमेट और पार्टनर, साथ ही टीबैग का नाजायज बेटा। वह माइकल का साथ देने वाला एक मजबूत हथियार है जिसे अक्सर माइकल का व्हिप हैंड कहा जाता है। उत्पादन धारणा प्रिजन ब्रेक की मूल अवधारणा एक व्यक्ति किसी को भागने में मदद करने के लिए जानबूझकर खुद को जेल भेज देता है। पॉल श्यूरिंग को निर्माता डॉन पेरोस द्वारा सुझाई गई थी, जो एक एक्शन उन्मुख श्रृंखला का निर्माण करना चाहते थे। हालांकि श्यूरिंग को लगा कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन शुरुआत में वह इस बात से परेशान थे कि कोई इस तरह के मिशन पर क्यों जाएगा या वह इसे एक व्यवहार्य टेलीविजन शो में कैसे विकसित कर सकते हैं। वह गलत तरीके से आरोपित भाई की कहानी लेकर आए और कथानक की रूपरेखा और पात्रों को तैयार करने पर काम करना शुरू कर दिया। 2003 में उन्होंने फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को यह विचार दिया, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि फॉक्स ऐसी श्रृंखला की दीर्घकालिक संभावनाओं को लेकर घबराया हुआ था। बाद में उन्होंने इस अवधारणा को अन्य चैनलों को दिखाया, लेकिन उन्हें भी अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसे एक टेलीविजन श्रृंखला की तुलना में फिल्म परियोजना के लिए अधिक उपयुक्त माना गया। लॉस्ट और 24 जैसी धारावाहिक प्राइम टाइम टेलीविजन सीरीज की भारी लोकप्रियता के बाद फॉक्स ने 2004 में इसके निर्माण का समर्थन किया। पायलट एपिसोड को स्क्यूरिंग द्वारा स्क्रिप्ट लिखे जाने के 1 साल बाद फिल्माया गया था। 26 फिल्माने जोलियट राज्य जेल, जोलियट स्टेट जेल,
प्रिजन ब्रेक में फॉक्स रिवर स्टेट पेनिटेंटरी का सेट बन गया। पहले सीजन का अधिकांश भाग शिकागो और उसके आसपास के स्थानों पर फिल्माया गया था। 27 जोलिएट जेल 2002 में बंद हो गई और 2005 में फॉक्स रिवर स्टेट पेनिटेंटरी के रूप में प्रिजन ब्रेक का सेट बन गई। 28 लिंकन की कोठरी, दुर्बलता और जेल यार्ड में सेट किए गए सभी दृश्यों को वही स्थान पर फिल्माया गया था। 29 लिंकन की कोठरी कथित तौर पर वह जगह थी जहां सीरियल किलर जॉन वेन गेसी को कैद किया गया था। जिसमें उत्पादन दल के कम से कम एक सदस्य ने प्रवेश करने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह कथित रूप से प्रेतवाधित था। 32 जेल में अन्य सेट बनाए गए थे जिसमें सामान्य जेल की आबादी वाले सेल ब्लॉक शामिल थे। इन ब्लॉकों में कोशिकाओं के 3 स्तर थे, वास्तविक सेल ब्लॉक के 4 के बजाय अभिनेताओं और कैमरों के लिए बड़ा किया गया था। 29 अन्य स्थानों में शिकागो का ओहेयर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कनाडा का टोरंटो, ओंटारियो शामिल थे। प्रिजन ब्रेक के निर्माण ने इलिनॉय राज्य में प्रति एपिसोड $2 मिलियन खर्च किए, जो 2005 में कुल $24 मिलियन था। 27 दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत प्रिजन ब्रेक ने ग्रामीण और शहरी सेटिंग्स की निकटता के कारण 15 जून 2006 को डलास, टेक्सास में फिल्मांकन फिर से शुरू किया। 33 डलास के 30 मिनट के दायरे में स्थानों में लिटिल एल्म, डेकाटूर, मिनरल वेल्स और मैकिनी शामिल थे। 34 इनमें से कई स्थानों का उपयोग विभिन्न अमेरिकी शहरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। 35 शो से दूसरे सीजन के दौरान टेक्सास में $50 मिलियन से अधिक खर्च करने की उम्मीद थी। 10 दूसरे सीजन के अंतिम 3 एपिसोड के लिए पनामा का प्रतिनिधित्व करने के लिए फ्लोरिडा के पेंसाकोला में फिल्मांकन हुआ। 36 प्रत्येक एपिसोड को फिल्माने में 8 दिन लगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था में लगभग $1.4 मिलियन का योगदान दिया। 37 तीसरे सीजन की शूटिंग डलास में हुई थी और इसका बजट $3 मिलियन प्रति एपिसोड था। 38 पनामा जेल से भागने के लिए लिंकन और ग्रेटचेन की बातचीत वाले कई बाहरी दृश्यों की शूटिंग पनामा सिटी के कैस्को विएजो क्वार्टर में हुई थी। 39 चौथे सीजन की मुख्य फोटोग्राफी लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में स्थानांतरित कर दी गई थी। फाइल शेयरिंग समाचार वेबसाइट टोरेंट फ्रीक के अनुसार प्रिजन ब्रेक 2017 की छठी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पायरेटेड टेलीविजन श्रृंखला थी। 64 बाद में हुलू और नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने के बाद शो को नई लोकप्रियता मिली। 66 नीलसन मीडिया रिसर्च, जो यूएस टेलीविजन स्क्रीन पर स्ट्रीमिंग दर्शकों की संख्या रिकॉर्ड करता है, ने अनुमान लगाया कि 29 जुलाई से 4 अगस्त 2024 तक श्रृंखला को 758 मिलियन मिनट तक देखा गया था। 67 5 से 11 अगस्त 2024 तक प्रिजन ब्रेक सबसे अधिक स्ट्रीम किया जाने वाला कार्यक्रम था, जिसमें 1.6 बिलियन मिनट की दर्शक संख्या थी। 70 अगले हफ्ते इसने 1.61 बिलियन मिनट के देखने के समय के साथ अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा। 73 नीलसन मीडिया रिसर्च ने बाद में बताया कि प्रिजन ब्रेक ने 26 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक 1.188 अरब मिनट का व्यूइंग टाइम हासिल किया, जो एक बार फिर सबसे ज्यादा स्ट्रीम की गई टेलीविजन सीरीज के रूप में रैंकिंग करता है। 75 जुलाई 2024 के अंत में नेटफ्लिक्स में शामिल होने के बाद से सीरीज ने महत्वपूर्ण कर्षण हासिल करना जारी रखा है, समग्र स्ट्रीमिंग चार्ट पर हावी है और लगातार चौथे सप्ताह शीर्ष स्थान पर काबिज है। 15 सितंबर 2024 तक आने वाले सप्ताह में प्रिजन ब्रेक के सीजन 1, 2 और 3 नेटफ्लिक्स के अंग्रेजी भाषा के टीवी चार्ट पर फिर से दिखाई दिए। सीजन 1 4.7 मिलियन व्यूज के साथ नंबर 3 पर रहा। वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका में पेरेंट्स टेलीविजन काउंसिल ने प्रिजन ब्रेक के प्रसारण के समय रात 8 बजे ईटी को लेकर चिंता जताई थी क्योंकि इसमें ग्राफिक सामग्री थी। 79 फ्रांस में प्रसारण नियामक कौंसिल सुपीरियर डी l'audiovisuel फ्रांस CSA ने भी शिकायत की
कि कुछ एपिसोड में हिंसा इसकी रेटिंग के लिए अनुमत सीमा से अधिक थी, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। फ्रांस के नियमों के तहत कोई भी उच्च रेटिंग शो को उसके प्राइम टाइम स्लॉट से हटाकर बाद के टाइम स्लॉट में ले जाती। हालांकि रेटिंग बदलने के फैसले का असर केवल पहले सीजन पर पड़ता, जिसका प्रसारण पहले ही हो चुका था, दूसरे सीजन पर नहीं। प्रिजन ब्रेक द कॉन्स्पिरेसी का विकास तब फिर से शुरू हुआ जब गेम के डेवलपर बटरफ्लाई को एक नया प्रकाशक मिल गया। 137 वीडियो गेम 30 मार्च 2010 को रिलीज हुआ। 138 गेम का नायक टॉम पैक्सटन है, जो एक कंपनी कर्मचारी है जिसे माइकल स्कोफील्ड की हर गतिविधि पर नजर रखने और उसकी रिपोर्ट करने के लिए फॉक्स नदी के अंदर भेजा जाता है। गेम में सारा वेन कैलीज डॉ. सारा टैनक्रेडी को छोड़कर मूल कलाकारों की आवाजें हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन अप्रैल 2010 में यह घोषणा की गई थी कि श्रृंखला को रूस के लिए अनुकूलित किया जाएगा। 139 रूसी अनुकूलन का शीर्षक था पोबेग, जिसका प्रीमियर 20 सितंबर 2010 को चैनल 1 पर हुआ था। 141 यह अनुकूलन मूल श्रृंखला की कई विशेषताओं का उपयोग करता है। कुछ दृश्यों और संवादों की पूरी तरह से नकल की जाती है, लेकिन इसमें नई कहानी और चरित्र भी पेश किए जाते हैं जो रूसी वास्तविकता को दर्शाते हैं। रीबूट नवंबर 2023 में यह बताया गया कि एल्गिन जेम्स द्वारा हुलू के लिए लिखित एक रीबूट विकास में था। श्रृंखला में मूल श्रृंखला के समान पात्र नहीं होंगे, लेकिन एक ही दुनिया में सेट किया जाएगा। 142 दिसंबर 2024 में हुलू ने एक पायलट का आदेश दिया। 143 कास्टिंग की घोषणा मार्च 2025 में शुरू हुई, जिसमें एमिली ब्राउनिंग, लुकास गेज, ड्रेक रॉजर, क्लेटन कार्डेनस, जेआर बोर्न, जॉर्जी फ्लोरेस और माइल्स बुलॉक को पायलट के लिए श्रृंखला के नियमित भूमिकाओं में लिया गया। 145 रे मैक्किनन, मार्गो मार्टिनडेल, डोनल लॉग, लिली टेलर और सिल्वेस्टर पोवेल को अतिथि भूमिकाओं में लिया गया। सीजन 1 मुख्य लेख प्रिजन ब्रेक सीजन 1 पहला सीजन लिंकन बरोज के बचाव पर आधारित है, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कैरोलिन रेनॉल्ड्स के भाई टेरेंस स्टीडमैन की हत्या का आरोप है। लिंकन को मौत की सजा सुनाई जाती है और वह फॉक्स रिवर स्टेट पेनिटेंटरी में कैद है, जहां वह अपनी फांसी का इंतजार कर रहा है। लिंकन का भाई, प्रतिभाशाली स्ट्रक्चरल इंजीनियर माइकल स्कोफील्ड, लिंकन की बेगुनाही पर यकीन करता है और भागने की एक विस्तृत योजना बनाता है। फॉक्स रिवर तक पहुंचने के लिए माइकल एक सशस्त्र डकैती करता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे फॉक्स रिवर की सजा सुनाई जाती है। जेल में माइकल जेल की डॉक्टर सारा टैनक्रेडी से दोस्ती करता है, जब वह टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित होने का नाटक करता है, ताकि वह जेल के अस्पताल में रोजाना जा सके, जहां उसे रोजाना इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। भाइयों की फांसी टालने की लड़ाई में उनकी आजीवन दोस्त वेरोनिका डोनोवन मदद करती है, जो उस साजिश की जांच शुरू करती है जिसने लिंकन को जेल में डाला था। हालांकि द कंपनी नामक एक संगठन के सदस्य, गुप्त एजेंट उनके रास्ते में बाधा डालते हैं। कंपनी लिंकन को फंसाने के लिए जिम्मेदार थी और उन्होंने ऐसा लिंकन के पिता एल्डो बरोज और कंपनी के साथ उनके पूर्व संबंधों के कारण किया। दोनों भाई 6 कैदियों फर्नांडो सुक्रे, थियोडोर टीबैग बैगवेल, बेंजामिन माइल्स, सीनोट फ्रैंकलिन, डेविड ट्वीनर अपोलस्किस, जॉन अब्रूजी और चार्ल्स हेवायर पटोशिक के साथ, जिन्हें फॉक्स रिवर 8 के नाम से जाना जाता है, सीजन के अंतिम से पहले वाले एपिसोड में जेल के नीचे एक सुरंग खोदने के लिए अपने जेल विशेषाधिकारों का उपयोग करके भाग जाते हैं। सीजन 2 मुख्य लेख प्रिजन ब्रेक सीजन 2 दूसरा सीजन भागने के 8 घंटे बाद शुरू होता है, जो मुख्य रूप से 8 भागने वालों पर केंद्रित है। श्रृंखला के निर्माता पॉल श्यूरिंग दूसरे सीजन का वर्णन द फ्यूजिटिव टाइम्स 8 के रूप में करते हैं और इसकी तुलना द ग्रेट एस्केप के दूसरे भाग से करते हैं। 10 भगोरे अलग हो जाते हैं और देश भर के स्थानों की यात्रा करते हैं। अधिकारी उनके पीछे पीछे होते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों का पीछा करते हैं। ब्रैड बेलिक को जेल से निकाल दिया जाता है,
जहां वह मुख्य रक्षक के रूप में काम करता था और इनाम की राशि के लिए खुद कैदियों का पीछा करता है। भागने वाले कई लोग फॉक्स रिवर के एक अन्य कैदी चार्ल्स वेस्टमोरलैंड द्वारा बहुत पहले दफनाए गए धन के एक बड़े भंडार की तलाश में फिर से मिलते हैं। संघीय एजेंट अलेक्जेंडर महोन को 8 भगोरों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने का काम सौंपा जाता है। भाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सारा खुद को गिरफ्तार होने देती है और मुकदमे का सामना करती है। मुकदमे के दौरान पूर्व सीक्रेट सर्विस एजेंट पॉल केलरमैन, जो कंपनी नियंत्रित राष्ट्रपति के लिए काम करता था, की गवाही लिंकन और सारा को निर्दोष साबित करती है। भागने वालों में से आधे मारे जाते हैं या फिर पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन भाई पनामा पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। माइकल, टी-बैग, महोन और बेलिक को पनामा के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया और पेनिटेंसियारिया फेडरल डे सोना में कैद कर दिया। सीजन 3 मुख्य लेख प्रिजन ब्रेक सीजन 3 तीसरे सीजन में माइकल को सोना के अंदर और लिंकन को पनामा के बाहर दिखाया गया है। सोना एक जेल है जिसे कैदी चलाते हैं और पिछले साल हुए दंगे के कारण केवल बाहर से ही पहरा दिया जाता है। कैदियों को केवल भोजन और पानी दिया जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने साथी कैदियों को स्वतंत्र रूप से भोजन और पानी बांटें और परोसें। आसपास के इलाके पर सशस्त्र सुरक्षाकर्मी नजर रखते हैं, जो भागते हुए कैदियों को देखते ही गोली चला देते हैं। बरोज का संपर्क ग्रेचेन मॉर्गन, कंपनी की एक ऑपरेटिव जो पनामा में ऑपरेशन की प्रभारी थी, से होता है, जिसने उसके बेटे एलजे और सारा, जिसे माइकल प्यार करता है, का अपहरण कर लिया था। उसे बताया जाता है कि कंपनी चाहती है कि स्कोफील्ड जेम्स व्हिसलर को सोना से छुड़ाए। इस सीजन में माइकल और व्हिसलर के भागने की योजना बनाने के कठिन परीक्षणों को दिखाया गया है, जहां माइकल को अत्यधिक तनाव का सामना करना पड़ता है और लिंकन, कंपनी की ऑपरेटिव ग्रेचेन मॉर्गन से निपटता है। शुक्र को जेल में माइकल की भागने की योजना में मदद करने के लिए एक नौकरी मिल जाती है। जब लिंकन, सारा द्वारा दिए गए सुराग के आधार पर सारा और एलजे को बचाने की कोशिश करता है, तो ग्रेचेन सारा का सिर काटने का दावा करती है और चेतावनी के तौर पर लिंकन को एक डिब्बे में उसका सिर भेजती है। सीजन खत्म होते ही दोनों महोन और एक अन्य कैदी लुइस के साथ भागने में कामयाब हो जाते हैं और टी-बैग और बेलिक सहित कई साथियों को पीछे छोड़ देते हैं। शुक्र की पहचान एक जेल प्रहरी को पता चल जाती है और भागने के तुरंत बाद उसे सोना में फेंक दिया जाता है। एलजे और सोफिया, जिसे व्हिसलर के साथ जाने की गारंटी के लिए पकड़ा गया था, को व्हिसलर के बदले में बेच दिया जाता है और माइकल सारा की मौत का बदला ग्रेचेन से लेना चाहता है। सीजन 4 मुख्य लेख प्रिजन ब्रेक सीजन 4 चौथे सीजन की मुख्य कहानी होमलैंड सिक्योरिटी एजेंट डॉन सेल्फ द्वारा स्काइला को हासिल करने के लिए नियुक्त की गई एक टीम के बारे में है। हालांकि टीम शुरू में इसे कंपनी की ब्लैक बुक मानती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें एक उन्नत अक्षय ऊर्जा सेल की जानकारी है। सीजन के पहले भाग में टीम स्काइला तक पहुंचने के लिए कार्ड हासिल कर लेती है और उसे चुराने के लिए कंपनी के मुख्यालय में घुस जाती है। सारा जिंदा पाई जाती है, बेलिक अपनी जान देकर मर जाता है और सेल्फ एक डबल एजेंट के रूप में सामने आता है, जो स्काइला को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने पर आमादा है। अनिच्छा से लिंकन उसे वापस पाने के लिए कंपनी में शामिल होने का फैसला करता है, जबकि माइकल ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है। कंपनी उसका इलाज और ऑपरेशन करती है। माइकल को बाद में पता चलता है कि उसकी मां, क्रिस्टीना, अभी भी जीवित है और कंपनी की एक एजेंट थी, जिसने स्काइला को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने के लिए हासिल किया था। अंततः श्रृंखला की पिछले 4 सीजन की मुख्य कहानी मियामी में समाप्त होती है, जहां माइकल और टीम द्वारा स्काइला को बरामद किया जाता है, जनरल और कंपनी को नीचे ले जाया जाता है और सारा अपने प्रेमी की रक्षा के लिए क्रिस्टीना को मार देती है। सीजन के आखिरी 2 एपिसोड सीरीज के समापन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतिम से पहले वाले एपिसोड में
सारा अपने नन्हे बेटे माइकल के साथ पनामा में फूल खरीदती हुई दिखाई देती है और फिर लिंकन, सुक्रे और मोहन के साथ माइकल की कब्र पर जाती है। आखिरी एपिसोड और टेलीविजन फिल्म प्रिजन ब्रेक द फाइनल ब्रेक में दिखाया गया है कि कंपनी के पतन और माइकल की मौत के बीच क्या हुआ। यह कहानी क्रिस्टीना की हत्या के जुर्म में मियामी-डेड काउंटी की जेल में सारा की कैद से जुड़ी है। जनरल और टीबैग बगल के पुरुष सुधार गृह में है। जनरल सारा को मारना चाहता है और उसने उस पर $1,00,000 का इनाम रखा है। माइकल को इनाम के बारे में पता चलता है और वह सारा को छुड़ाने की योजना बनाता है। अंत में, यह जानते हुए कि वह ब्रेन ट्यूमर से मर रहा है, माइकल सारा की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। मिलर ने फिल्म स्टोकर के लिए पटकथा लिखी, साथ ही स्टोकर, अंकल चार्ली के प्रीक्वल के लिए भी। 19 उन्होंने छद्म नाम टेड फाउल्के का इस्तेमाल किया, बाद में समझाते हुए कहा, मैं चाहता था कि पटकथाएं अपने आप डूब जाए या तैर जाए। 20 मिलर की पटकथा को 2010 की 10 सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित पटकथाओं की ब्लैक लिस्ट में चुना गया था, जो उस समय हॉलीवुड में घूम रही थीं। 21 फिल्म एक किशोर लड़की के बारे में है जिसे अपने पिता की मृत्यु के बाद एक रहस्यमय चाचा से निपटना होगा। मिलर ने इसे हॉरर फिल्म, पारिवारिक ड्रामा और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में वर्णित किया। 22 हालांकि ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला से प्रभावित होकर मिलर ने स्पष्ट किया है कि स्टोकर एक पिशाच की कहानी नहीं है। 23 हिचकॉक की शैडो ऑफ ए डाउट। 22 पार्क चान-वूक द्वारा निर्देशित, जिसमें मिया वासिकोस्का ने किशोरी की भूमिका निभाई, निकोल किडमैन ने मां की भूमिका निभाई और मैथ्यू गुड ने चाचा की भूमिका निभाई। 24 यह फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी और इसे आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। 25 जुलाई 2014 में यह घोषणा की गई कि मिलर द CW सुपरहीरो सीरीज द फ्लैश के कलाकारों में लियोनार्ड स्नाट बटा कैप्टन कोल्ड की आवर्ती भूमिका में शामिल हो गए हैं। 26 उन्होंने पहले सीजन के चौथे एपिसोड में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की और लीजेंड्स ऑफ टुमारो में अपनी भूमिका दोहराई। 27 इन शो ने उन्हें प्रिजन ब्रेक के उनके सहकलाकार डोमिनिक परसेल के साथ फिर से जोड़ा, जिन्होंने मिक रोरी बटा हीट वेव का किरदार निभाया था। मिलर सीजन 1 के अंत में लीजेंड्स ऑफ टुमारो से एक नियमित सीरीज के रूप में बाहर हो गए, लेकिन एरोवर्स में कई शो में एक साथ स्नाट का किरदार निभाने के लिए वार्नर ब्रदर्स टीवी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 28 मिलर ने 2016 की हॉरर फिल्म द डिसअपॉइंटमेंट्स रूम की पटकथा लिखी, जिसका निर्माण वोल्टेज पिक्चर्स और किलर फिल्म्स ने किया था। 29 फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। 30 वह कथित तौर पर डेविड व्रोब्ल्यूस्की के उपन्यास द स्टोरी ऑफ एडगर सॉटले के पटकथा रूपांतरण को लिखने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिसका निर्माण ओपरा विन्फ्रे और टॉम हैंक्स सहित अन्य द्वारा किया जाना है। 31 मिलर 2013 में समलैंगिक के रूप में सामने आए और 2020 में उन्होंने घोषणा की कि उन्हें अब फिल्म या टेलीविजन में सीधे पात्रों को चित्रित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और इस प्रकार यदि प्रिजन ब्रेक का छठा सीजन निर्मित होता है तो वे इसमें भाग नहीं लेंगे। 32 2023 में 1995 की किताब प्रेयर्स फॉर बॉबी का ऑडियोबुक ऑडिबल पर जारी किया गया, जिसे मिलर ने सुनाया। 33 2024 में यह बताया गया कि मिलर अपने प्रिजन ब्रेक के सहकलाकार डोमिनिक परसेल के साथ स्नैचबैक नामक एक नए बंधक रिकवरी ड्रामा के लिए फिर से जुड़ेंगे। 34 व्यक्तिगत जीवन। मिलर 2015 में मिलर वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं। यूनाइटेड किंगडम में अमेरिकी माता-पिता के यहाँ जन्म लेने के कारण उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। 23 2007 में मिलर ने इनस्टाइल पत्रिका से इनकार किया कि वह समलैंगिक है। 35 हालांकि वह अगस्त 2013 में समलैंगिक के रूप में सामने आए, जब उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेने के निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए ग्लाड की वेबसाइट पर
एक पत्र पोस्ट किया क्योंकि उन्होंने रूसी सरकार के अपने समलैंगिक नागरिकों के इलाज से गहराई से परेशान महसूस किया। पिछले जून में अधिनियमित रूसी एलजीबीटी प्रचार कानून का जिक्र करते हुए, जिसने गैरपारंपरिक यौन संबंधों के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया। 37 मिलर ने लिखा कि वह अच्छे विवेक के साथ उस देश द्वारा आयोजित उत्सव के अवसर में भाग नहीं ले सकते जहां मेरे जैसे लोगों को व्यवस्थित रूप से उनके जीने और खुले तौर पर प्यार करने के मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा है। 36 सिएटल, वाशिंगटन में 2013 के मानवाधिकार अभियान रात्रिभोज में मिलर ने कहा कि समलैंगिक होने की बात स्वीकार करने से पहले उन्होंने किशोरावस्था में कई बार आत्महत्या का प्रयास किया था। 38 उन्होंने कहा, जब किसी ने मुझसे पूछा कि क्या यह मदद के लिए पुकार थी, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया। आप मदद के लिए तभी रोते हैं जब आपको लगता है कि रोने के लिए मदद है। 38 उन्होंने हॉलीवुड में एक गुप्त अभिनेता के रूप में संघर्ष करने के बारे में चर्चा की और बताया कि कैसे मैनकाइंड प्रोजेक्ट में उनकी भागीदारी ने उन्हें भाईचारे, भाईचारे और एक समुदाय का हिस्सा होने के बारे में सीखने में मदद की। 39 17 अक्टूबर 2016 को मानसिक स्वास्थ्य चैरिटी एक्टिव माइंड्स ने घोषणा की कि मिलर संगठन के राजदूत होंगे। 40 2016 के एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने खुलासा किया कि वह बचपन से ही अवसाद से जूझ रहे थे। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसकी कीमत उन्हें समय, अवसर, रिश्ते और हजारों रातों की नींद हराम करनी पड़ी है। उन्होंने यह भावुक पोस्ट खुद के एक मीम की प्रतिक्रिया में किया था, जिसमें 2010 में उनके वजन बढ़ने का मजाक उड़ाया गया था। मिलर ने कहा कि उनका वजन बढ़ने का कारण उन्हें खाने में आराम मिलना था, क्योंकि वह आत्महत्या के विचार से ग्रस्त थे। 41 पोस्ट के अंत में उन्होंने नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन लाइफलाइन और एक्टिव माइंड्स जैसे संगठनों के लिंक दिए। 42 वेंटवर्थ ने खुलासा किया कि उन्हें एक साल पहले 27 जुलाई 2021 को ऑटिज्म का पता चला था। मार्शल स्कॉट ऑलमैन, जन्म 5 अप्रैल 1984, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें टेलीविजन दर्शकों के बीच फॉक्स टेलीविजन सीरीज प्रिजन ब्रेक में एलजे बरोज की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें ट्रू ब्लड में टॉमी मिकेंस की भूमिका के लिए भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। ऑलमैन का जन्म टेक्सास में हुआ था। वे इडानेल, नी ब्राउन और जेम्स मार्टिन ऑलमैन जूनियर के पुत्र थे। 1, 2, 3 जैसे जैसे वे बड़े हुए, वे फुटबॉल और कला में प्रतिभाशाली होते गए। ऑलमैन ने क्लब और स्कूल फुटबॉल खेला और समकालीन संगीत में गहरी रुचि रखते हैं। 2002 में ऑस्टिन हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में कला का अध्ययन करने के बजाय लॉस एंजिल्स में अभिनय करियर बनाने का विकल्प चुना। ऑलमैन एक ईसाई है। 4 और एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, जब भी कोई ईश्वर के बारे में अपने विचार को व्यक्त करने का प्रयास करता है, तो यह याद रखना सर्वोपरि है कि आप एक अपूर्ण व्यक्ति है जो एक दोषपूर्ण जीवन जी रहे हैं। 5 व्यक्तिगत जीवन। ऑलमैन ने 17 जून 2006 को ऑस्टिन, टेक्सास में पार्सन्स, कंसास निवासी अमेरिकी अभिनेत्री जेमी एनी ऑलमैन, नी ब्राउन से शादी की। उनके जुड़वां बच्चे हैं, जिनका जन्म 2013 में हुआ था। 6 आजीविका। ऑलमैन ने विदाउट ए ट्रेस, बोस्टन पब्लिक, मैल्कम इन द मिडल, द प्रैक्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल विक्टिम्स यूनिट, फिल ऑफ द फ्यूचर, क्लोज टू होम, कोल्ड केस, सेविंग ग्रेस, एली स्टोन, ग्रेज एनाटॉमी, मैड मेन, बेट्स मोटेल और द क्लोजर जैसे शो में अतिथि भूमिकाएं भी निभाई है। नवंबर 2009 में ऑलमैन ने ट्रू ब्लड के तीसरे सीजन में टॉमी मिकेंस की भूमिका निभाई। 7 ऑलमैन ने ब्रीद बाइबल जैसे शो में वॉइस ओवर का काम भी किया है। 8 ऑलमैन की फिल्मों में शैलो ग्राउंड, लिटिल ब्लैक बुक, डिशडॉग्स और द इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन ऑफ लिटिल डीजल शामिल है। रॉबर्ट नेपर थियोडोर टीबैग बैगवेल के रूप में टीबैग श्रृंखला के सभी 5 सत्रों में एक चालाक,
हिंसक और चालाक मनोरोगी के रूप में दिखाई देता है, जिसे उसके आसपास के लोगों द्वारा लगातार कम करके आंका जाता है। 19-20 नेपर के अनुसार, मैंने उसे कभी भी एक रूढ़िवादी नस्लवादी या रेडनेक की तरह नहीं निभाया। वह वास्तव में काफी चालाक और चतुर है। 21 वह चरित्र की तुलना बिना डिग्री वाले ट्रूमैन कैपोट से करते हैं। 22 नेपर ने एक खतरनाक चरित्र निभाने के बावजूद धीरे धीरे प्रशंसकों का समर्थन जीतने का वर्णन किया है। 23 और बाद में उन जघन्य अपराधों के बारे में कम बात करना पसंद किया जिनके लिए टीबैग को शुरू में कैद किया गया था। 24 रॉबिन ट्यूनी वेरोनिका डोनोवन के रूप में सीजन 1 से 2 उदास स्माइली वेरोनिका माइकल और लिंकन की बचपन की दोस्त है, जो माइकल के आग्रह पर लिंकन के मामले की समीक्षा करने का फैसला करती है। वह लिंकन की वकील बन जाती है और पहले सीजन में एक प्रमुख किरदार के रूप में दिखाई देती है। वह दूसरे सीजन के पहले एपिसोड में भी मुख्य भूमिका में है। पीटर स्टॉर्मारे जॉन अब्रूजी के रूप में सीजन 1 से 2 उदास स्माइली शिकागो माफिया के नेता के रूप में अपनी भूमिका के कारण अब्रूजी फॉक्स रिवर स्टेट पेनिटेंटरी में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। वह माइकल के अपराधों के प्रत्यक्षदर्शी ओटो फिबोनाची का पता बताने के बदले में उसे एक एस्केप जेट विमान उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो जाते हैं। वह पहले सीजन के पहले भाग में नियमित रूप से दिखाई देते हैं और पहले सीजन के अंत और दूसरे सीजन की शुरुआत में चुनिंदा जगहों पर दिखाई देते हैं। मार्शल ऑलमैन लिंकन एल.जे. बरोज जूनियर के रूप में सीजन 1 से 4 उदास स्माइली एल.जे. लिंकन बरोज का किशोर पुत्र है और अपने पिता की मृत्युदंड की सजा से बहुत प्रभावित है। लिंकन की हत्या चाहने वाले लोगों का निशाना बनने के बाद उसे छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वेड विलियम्स ब्रैड बेलिक के रूप में सीजन 1 से 4 उदास स्माइली बेलिक को फॉक्स रिवर के सुधार अधिकारियों के कप्तान के रूप में पेश किया गया है। पायलट स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद विलियम्स शुरू में बेलिक की भूमिका नहीं निभाना चाहते थे क्योंकि यह किरदार भयानक और घृणित था। उनकी अनिच्छा 4 साल की बेटी के पिता होने के कारण थी। हालांकि उनके मैनेजर ने उन्हें ऑडिशन के लिए राजी किया और विलियम्स को यह भूमिका मिल गई। 18 सारा वेन कैलीज सारा टेनक्रेडी के रूप में सीजन 1 से 2 4 से 5 उदास स्माइली सारा फॉक्स रिवर की जेल डॉक्टर और गवर्नर फ्रैंक टेनक्रेडी की बेटी है, जो उस साजिश से जुड़े है जो लिंकन को फॉक्स रिवर ले जाती है। वह माइकल को पसंद करने लगती है और अंततः उसके भागने में मदद करती है। वह अंततः उनके साथ भाग जाती है। कैलीज पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें निर्माताओं ने सारा टेनक्रेडी की भूमिका के लिए ऑडिशन में देखा था और वह मुख्य कलाकार बनने वाली पहली अभिनेत्री भी थीं। 15-25 पॉल एडेलस्टीन पॉल केलरमैन के रूप में सीजन 1 से 2 4 से 5 उदास स्माइली केलरमैन को उपराष्ट्रपति के लिए काम करने वाले एक सीक्रेट सर्विस एजेंट के रूप में पेश किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लिंकन बरोज की फांसी सुचारू रूप से हो। वह पहले और दूसरे सीजन में एक प्रमुख किरदार के रूप में दिखाई देते हैं। रॉकमंड डनबर बेंजामिन माइल्स सीनोट फ्रैंकलिन के रूप में सीजन 1 से 2 4 से 5 उदास स्माइली अपने परिवार के लिए बेताब सीनोट फॉक्स रिवर में माइकल को अपनी भागने वाली टीम में शामिल होने के लिए ब्लैकमेल करता है। वह पहले और दूसरे सीजन में एक प्रमुख किरदार के रूप में दिखाई देता है। विलियम फिचन अलेक्जेंडर महोन के रूप में सीजन 2 से 4 उदास स्माइली दूसरे सीजन में एक FBI एजेंट के रूप में पेश किए गए। महोन का काम भगोरों का पता लगाना था। महोन बौद्धिक रूप से माइकल के बराबर है और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है उसकी पृष्ठभूमि सामने आती है। तीसरे सीजन में वह खुद को सोना में माइकल के साथ कैद पाता है और अंततः चौथे सीजन तक उसका सहयोगी बनने के लिए मजबूर होता है। क्रिस वेंस जेम्स व्हिसलर के रूप में सीजन 3 से 4 उदास स्माइली व्हिसलर को मेयर के बेटे की हत्या के जुर्म में सोना में कैद किया गया है और वह तीसरे सीजन में एक प्रमुख किरदार के रूप में दिखाई देते हैं। वह चौथे सीजन के पहले एपिसोड में भी मुख्य भूमिका में है।
रॉबर्ट विजडम नॉर्मन लेचेरो सेंट जॉन के रूप में। सीजन 3 उदास स्माइली तीसरे सीजन में एक प्रमुख पात्र के रूप में दिखाई देने वाला लेचेरो सोना में एक कैदी है जो एक तानाशाह और पनामा के ड्रग किंगपिन के रूप में जेल पर शासन करता है। डेने गार्सिया सोफिया लूगो के रूप में। सीजन 3 से 4 उदास स्माइली सोफिया को तीसरे सीजन में व्हिसलर की प्रेमिका के रूप में पेश किया गया था। चौथे सीजन की शुरुआत में वह लिंकन बरोज को डेट करना शुरू कर देती है। जोडी लिन ओकीफ ग्रेचेन। संगीत रामिन जावादी। रामिन जावादी प्रिजन ब्रेक संगीत के संगीतकार है। प्रिजन ब्रेक का थीम संगीत और प्रत्येक एपिसोड का आकस्मिक संगीत रामिन जावादी द्वारा रचित था। पहले 2 सीजन का स्कोर प्रिजन ब्रेक ओरिजिनल टेलीविजन साउंड ट्रैक में शामिल है, जिसे 28 अगस्त 2007 को रिलीज किया गया था। 41 जावादी और फेरी कॉर्स्टन ने प्रिजन ब्रेक थीम फेरी कॉर्स्टन ब्रेकआउट मिक्स शीर्षक से थीम संगीत का एक रीमिक्स एकल के रूप में तैयार किया, जिसे फॉक्स म्यूजिक द्वारा 2006 में रिलीज किया गया था। यूरोप में रैपर फाफ लारेज के गीत पास ले टेम्प्स का उपयोग फ्रांस में टेलीविजन नेटवर्क M6 और बेल्जियम में RTL TVI द्वारा शीर्षक अनुक्रम में शो के मूल थीम संगीत को बदलने के लिए किया जाता है, जिससे प्रचार हुआ और शो को स्थानीय बनाने में मदद मिली। 42 प्रारूप प्रिजन ब्रेक में एक धारावाहिक कहानी संरचना है, जो इसके पहले सीजन के साथ ही शो 24 के समान है। 2009 के टीवी क्रिटिक्स प्रेस टूर में केविन रेली ने पत्रकारों को बताया कि यह श्रृंखला चौथे सीजन के साथ समाप्त हो जाएगी। घटती रेटिंग के बावजूद रेली ने रद्दीकरण का श्रेय रचनात्मकता को दिया। उन्होंने कहा, शो अभी-अभी समाप्त हुआ है। आप रचनात्मक रूप से एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपको लगता है कि सभी कहानियां कह दी गई है और आप मजबूत अंत चाहते हैं, न कि सीजन के अंत में पिछड़ना चाहते हैं। 43 समापन के बारे में रेली ने कहा, वास्तव में उनका अंत बहुत अच्छा है। मुझे पता है कि वे कहाँ समाप्त होते हैं और यह एक बेहतरीन विचार है। 43 टैटू टॉम बर्ग द्वारा डिजाइन और टिंसली ट्रांसफर्स द्वारा निर्मित माइकल स्कोफील्ड के टैटू को वेंटवर्थ मिलर पर लगाने में लगभग 5 घंटे लगे। जिन दृश्यों में अभिनेता ने टी-शर्ट पहनी हुई है और पूरा टैटू नहीं दिखाया जा रहा है, वहां टैटू के केवल अग्रभाग के हिस्से ही लगाए गए थे। 44 स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया शो का प्रीमियर 29 अगस्त 2005 को हुआ था और इसके अनुमानित दर्शकों की संख्या 10.5 मिलियन थी। सितंबर 1998 में मेलरोज प्लेस और एली मैकबिल के प्रसारण के बाद से फॉक्स को मध्यवर्ष के सोमवार के आंकड़ों के लिए ऐसी सफलता नहीं मिली थी। प्रीमियर को 18 से 49 और 18 से 34 दोनों जनसांख्यिकी में पहला स्थान मिला था। 45 मजबूत शुरुआती प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षाओं से मेल खाता था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, प्रिजन ब्रेक नए नेटवर्क सीरीज की तुलना में अधिक पेचीदा था और यह निश्चित रूप से सबसे मूल में से एक है। रहस्यमय थ्रिलर और इसके प्रामाणिक रूप को बनाने की इसकी क्षमता की प्रशंसा की। 46 एंटरटेनमेंट वीकली की गिलियन फ्लिन ने इसे 2005 के सर्वश्रेष्ठ नए शो में से एक करार दिया। 48 अपनी रेटिंग की सफलता के कारण फॉक्स ने प्रिजन ब्रेक को अतिरिक्त 9 एपिसोड तक बढ़ा दिया, जिससे यह 2005 से 2006 के टेलीविजन सीजन में 22 एपिसोड का पूर्ण सीजन ऑर्डर प्राप्त करने वाली पहली नई सीरीज बन गई। 49 सीरीज के पहले सीजन में प्रति सप्ताह औसतन 9.2 मिलियन दर्शक थे। 50 प्रिजन ब्रेक के दूसरे सीजन के प्रीमियर को औसतन 9.4 मिलियन दर्शक मिले। 51 18 से 49 आयु वर्ग के युवावयस्क दर्शकों में इसकी श्रृंखला के प्रीमियर की तुलना में 20% की कमी के साथ गिरावट अधिक थी, लेकिन अंतिम आधे घंटे के दौरान इसकी घरेलू रेटिंग 3.6% से बढ़कर 3.9% हो गई। 52 USA टुडे के रॉबर्ट बियानको ने इस शो में व्याप्त मूर्खतापूर्ण बेतुकी बातों पर टिप्पणी की और लेखकों को
सर्वउद्देशीय कथानक सुधार के रूप में टैटू के निरंतर उपयोग के लिए बेहद आलसी होने का दोषी ठहराया। 53 इसके विपरीत, डेट्रॉइट फ्री प्रेस ने पहले सीजन द्वारा निर्धारित मानक से मेल खाने पर दूसरे सीजन के प्रीमियर की सराहना की, जिसने अपने सेलब्लॉक पात्रों के विविध दल और श्रृंखला निर्माता पॉल टी शेरिंग और उनके कर्मचारियों की सटीक, सरल कहानी कहने की शैली के कारण शानदार मनोरंजन प्रदान किया। 54 दूसरे सीजन को एपिसोड शिकागो के मूल प्रसारण तिथि पर औसतन 10.1 मिलियन दर्शकों के साथ सबसे अधिक दर्शक मिले। 55 कुल मिलाकर दूसरे सीजन में प्रति सप्ताह औसतन 9.3 मिलियन दर्शक थे। 56 तीसरे और विशेष रूप से चौथे सीजन को उत्तरोत्तर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, क्योंकि शो का कथानक जेल से भागने की अपनी मूल कहानी से अलग हो गया और एक सरकारी षड्यंत्र नाटक श्रृंखला के पारंपरिक तत्वों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। 57-58 सीजन 5 को मिलीजुली समीक्षाएं मिलीं। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर इस सीजन को 21 समीक्षाओं के आधार पर 52% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.61 है। साइट की आलोचनात्मक राय है, प्रिजन ब्रेक अपनी वापसी में अपनी पुरानी तात्कालिकता को फिर से हासिल करता है, लेकिन जाने-पहचाने चेहरे और उन्मत्त एक्शन उस कथानक की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है, जो विश्वास को तोड़ते हुए भी उबाऊ लगता है। 59 मेटाक्रिटिक पर 18 आलोचकों के आधार पर इस सीजन को 100 में से 48 का स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। रॉल्फ पीटर इंगवार स्टॉर्मारे, स्वीडिश, PTR STRMAR, ने स्टॉर्म 27 अगस्त 1953 एक स्वीडिश अभिनेता है। उन्होंने इंगमार बर्गमैन, एक के फिल्म फार्गो 1996 में गेयर ग्रिम्सरूर और टेलीविजन श्रृंखला प्रिजन ब्रेक 2005 से 2007, जॉन अब्रूजी के लिए हेमलेट की वह द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क 1997, प्लेइंग गॉड 1997, द बिग लेबोव्स्की 1998, आर्मगेडन 1998, 8mm 1999, डांसर इन द डार्क 2000, विंडरटॉकर्स 2002, माइनॉरिटी रिपोर्ट 2002, बैड बॉयज 2 2003, कॉन्स्टेंटाइन 2005, 22 जंप स्ट्रीट 2014, अंटिल डॉन 2025 और वीडियो गेम डेस्टिनी 2014, अंटिल डॉन 2015 और डेस्टिनी 2 2017 सहित कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं। प्रारंभिक जीवन। रॉल्फ पीटर इंगवार स्टॉर्म का जन्म 27 अगस्त 1953 को स्वीडन के कुमला में हुआ था। 2 उनका परिवार अरब्रा चला गया। कब? उन्होंने स्टॉकहोम के रॉयल ड्रामेटिक थिएटर 3 में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अभिनय का अध्ययन किया। जब उन्हें पता चला कि उनका उपनाम अभिनय अकादमी के एक वरिष्ठ छात्र के साथ है, तो उन्होंने अपना उपनाम बदल दिया। स्टॉर्मारे नाम रखने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए अपना नाम बदलकर रेटेप म्रोट्स रखने पर विचार किया, जो कि पीटर स्टॉर्म का उल्टा रूप है। 4 स्वीडिश में स्टॉर्मारे का अर्थ तूफानी होता है। अभिनय कैरियर। स्टॉर्मारे ने इंगमार बर्गमैन के हेमलेट निर्माण में अभिनय किया। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर की हिलेरी डेवरीस ने लिखा, पीटर स्टॉर्मारे के विद्युतीय मुख्य अभिनय में हेमलेट अपने सभी क्रोधभरे पोज और काले चश्मे के बावजूद कोई पंगु क्लिच नहीं है, बल्कि वह डेनमार्क के भ्रष्ट क्लॉडियस और फांसीवादी फोर्टिनब्रास के बीच एकमात्र सहारा है। 1 विभिन्न राष्ट्रीयताओं की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क 1997 में एक अमेरिकी, द बिग लेबोव्स्की 1998 में एक जर्मन, द ब्रदर्स ग्रिम 2005 और प्रिजन ब्रेक 2005 में एक इटालियन, चॉकलेट 2000 में एक फ्रांसीसी और आर्मगेडन 1998, बैड बॉयज 2 2003 और साइबेरियन एजुकेशन 2013 में एक रूसी। फरवरी 2006 में उन्होंने वोक्सवैगन के वीडब टेलीविजन विज्ञापनों की श्रृंखला में वोल्फगैंग की भूमिका निभाई। उन्होंने 2007 में स्वीडन और नॉर्वे में
फिल्माई गई फिल्म स्वार्टवेटनेट में मुख्य किरदार निभाया। 5. उन्हें एबीसी टेलीविजन श्रृंखला लॉस्ट में 1 साल के लिए एक भूमिका की पेशकश की गई थी। 6. जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। 7. 2007 की फिल्म प्रेमोनिशन में उन्होंने डॉ. रोथ की भूमिका निभाई। अप्रैल 2007 में वह सीएसआई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के एपिसोड एंडिंग हैप्पी में दिखाई दिए। 2011 में वह केविन स्पेसी और डैनियल वू के साथ चीनी फिल्म इनसेपरेबल में दिखाई दिए, जिसका प्रीमियर 2011 बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 2014 में वह लॉन्गमायर, एरो और द ब्लैकलिस्ट के एपिसोड में दिखाई दिए और एली रोथ द्वारा निर्मित फिल्म क्लाउन में अभिनय किया। 8. 2016 में उन्होंने स्वीडिश टेलीविजन सीरीज मिडनाट सोल में रटकर बर्लिन की भूमिका निभाई। उन्होंने वेब टेलीविजन सीरीज स्वीडिश डिक्स का सहनिर्माण और उसमें इंगमार की भूमिका भी निभाई, जिसे अक्टूबर 2016 में दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 9. 2017 में उन्होंने जॉन विक चैप्टर 2 में एक छोटी भूमिका और स्टारज सीरीज अमेरिकन गॉड्स में जेरनोबोग की भूमिका निभाई। उन्होंने नेटफ्लिक्स एनिमेटेड सीरीज कैसलवानिया में वैम्पायर गॉडब्रांड की भूमिका निभाई। स्टॉर्मारे ने वीडियो गेम मर्सिनरीज, प्लेग्राउंड ऑफ डिस्ट्रक्शन और मर्सिनरीज 2 वर्ल्ड इन फ्लेम्स में मैटियास निल्सन, वीडियो गेम आइसविंड डेल 2 इंच में इसेर और क्वेक 4 इंच में जोहान स्ट्रॉस के किरदार को आवाज दी थी। 2015 में उन्होंने वीडियो गेम अंटिल डॉन में डॉ. एलन जे. हिल के किरदार को आवाज दी और मोशन कैप्चर किया। अप्रैल 2025 में जब यह गेम रिलीज हुआ तो उन्होंने फिल्म रूपांतरण में अपनी भूमिका दोहराई। संगीत व्यवसाय। U2 के बोनो ने स्टॉर्मारे का कुछ संगीत सुनने के बाद स्टॉर्मारे को एक एल्बम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 2002 में स्टॉर्मारे ने अपना पहला एल्बम डॉलर पोल्सा ओच स्माफगलर रिलीज किया। वह फार्गो के ब्लोंड नामक बैंड में बजाते हैं और स्टॉर्मवॉक्स नामक एक रिकॉर्ड लेबल चलाते हैं। 10. वह स्वीडिश पावर मेटल बैंड सबेटन के गीत अपराइजिंग के संगीत वीडियो में दिखाई दिए। 11. वह मेटल प्रोजेक्ट लिंडमैन के क्लिप स्टे ऑफ और फ्राउ एंड मान में दिखाई दिए। 12. 13. 14. 2019 में वह यूएस डेथ मेटल बैंड पॉजेस्ट के गीत ग्रेवेन के संगीत वीडियो में दिखाई दिए। 15. व्यक्तिगत जीवन। स्टोरमारे अपना समय संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन के बीच बांटते हैं। 16. उन्होंने 1989 में अभिनेत्री करेन सिलास से शादी की और 2006 में उनका तलाक हो गया। उन्होंने 2008 में जापान की मूल निवासी तोशिमी मुराकामी से शादी की। 16. उनकी बेटी काया बेला लूना स्टोरमारे का जन्म 9 मई 2009 को हुआ। 17. वे लॉस एंजिल्स में रहते हैं। 18. स्टोरमारे स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका के दोहरे नागरिक हैं। 1990 के दशक के अंत में उन्होंने अमेरिकी नागरिक के रूप में प्राकृतिक रूप से प्रवेश किया। 19. पीटर स्टोरमारे अभिनेता गुस्ताफ स्कारसगार्ड के गॉडफादर है। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। स्टोरमारे एक ईसाई है और उन्होंने कहा है कि उनका ईश्वर से संपर्क हुआ है। 16. 20. जब वे युवा थे तो उन्होंने अर्ब्रा में बैप्टिस्ट बैठकों में भाग लिया। 20. 21. उनका एक मजबूत आध्यात्मिक पक्ष है जो उन्हें अपनी मां से विरासत में मिला है, जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि वह एक माध्यम थीं और माना जाता है कि उन्हें यह क्षमता अपने पिता से विरासत में मिली थी। रॉबिन ट्यूनी, जन्म 19 जून 1972, एक अमेरिकी अभिनेत्री है जिन्होंने एंकिनो मैन 1992 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और बाद में एम्पायर रिकॉर्ड्स 1995 और द क्राफ्ट 1996 जैसी कल्ट फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं से प्रसिद्धि पाई। नियाग्रा 1997 में उनके अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का वोल्पी कप दिलाया। इसके बाद उन्होंने एंड ऑफ डेज 1999, सुपरनोवा, वर्टिकल लिमिट
दोनों 2000, चेरिश, द सीक्रेट लाइव्स ऑफ डेंटिस्ट्स, दोनों 2002 और द इन-लॉज 2003 में प्रमुख भूमिकाएं निभाई और प्रिजन ब्रेक 2005 से 2006 में वेरोनिका डोनोवन और द मेंटलिस्ट 2008 से 2015 में टेरेसा लिस्बन की भूमिका निभाकर व्यापक पहचान हासिल की। ओपन विंडो 2006 में ट्यूनी के एक पीड़ित के किरदार की प्रशंसा हुई। 3 उनकी बाद की फिल्मों में हॉलीवुडलैंड 2006, अगस्त, द बर्निंग प्लेन दोनों 2008, पैसेंजर साइड 2009, लुकिंग ग्लास और मॉन्स्टर पार्टी दोनों 2018 शामिल है। उन्होंने अल्पकालिक एबीसी सीरीज द फिक्स 2019 में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। ट्यूनी का जन्म शिकागो, इलिनॉइस में एक कार विक्रेता पिता, पैट्रिक और एक बारटेंडर मां, कैथी के घर हुआ था। 4 ट्यूनी के पिता का जन्म स्ट्राइड, काउंटी मेयो, आयरलैंड में हुआ था और उनके नाना नानी क्लेयर आइलैंड, आयरलैंड से थे। 5 वह शिकागो एल्डरमैन टॉम ट्यूनी की चचेरी बहन है। 6 ट्यूनी शिकागो के दक्षिण पश्चिमी उपनगर ऑरलैंड पार्क में पली बड़ी। उनका पालन पोषण आयरिश कैथोलिक परिवार में हुआ। 7 उन्होंने शिकागो में कार्ल सैंडबर्ग हाई स्कूल, सेंट इग्नाटियस कॉलेज प्रेप और शिकागो में ही शिकागो एकेडमी फॉर द आर्ट्स में पढ़ाई की। 8 और शिकागो क्षेत्र के ही पालोस हाइट्स में रहीं। 9 आजीविका। ट्यूनी लॉस एंजल्स चली गई और उन्हें अन्य कार्यों के अलावा क्लास ऑफ 96, लॉ एंड ऑर्डर, ड्रीम ऑन और लाइफ गोज ऑन में भूमिकाएं मिली। वह 1995 में रिलीज हुई फिल्म एम्पायर रिकॉर्ड्स में दिखाई दी, जिसने आलोचकों और दर्शकों को ध्रुवीकृत कर दिया। 10 ट्यूनी को हॉरर फंतासी फिल्म द क्राफ्ट में सारा बेली की भूमिका में बाद की सफलता का एहसास हुआ। 11 जिसमें उन्होंने फेरुजा बाल्क, नेव कैंपबेल और राहेल ट्रू के साथ अभिनय किया। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने $15 मिलियन के बजट के मुकाबले $55 मिलियन कमाए। 13 बाद में उन्होंने स्वतंत्र फिल्म नियाग्रा का नेतृत्व किया, जिसे 1997 में रिलीज किया गया था और इसे आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। उन्होंने 1997 के वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का वोल्पी कप जीता। 15 वह 1999 की अलौकिक एक्शन फिल्म एंड ऑफ डेज में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ भी दिखाई दीं। 16 ट्यूनी 2004 में मेडिकल ड्रामा सीरीज हाउस के पायलट एपिसोड में एक किंडरगार्टन प्रशिक्षक के रूप में दिखाई दी, जो एक अपैसिक स्थिति से पीड़ित है। बाद में उन्होंने प्रिजन ब्रेक के पहले सीजन में वेरोनिका डोनोवन का किरदार निभाया। 17 जिसे 2005 में आलोचकों की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था। 18 ट्यूनी 2007 की क्लोजिंग द रिंग में दिखाई दीं। अगले वर्ष उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला द मेंटलिस्ट में टेरेसा लिस्बन के रूप में अपनी सबसे लंबी भूमिकाओं में से एक शुरू की। 19-20 जो 7 साल तक चली। 21-22 2018 में उन्होंने निकोलस केज के साथ थ्रिलर फिल्म लुकिंग ग्लास का नेतृत्व किया। 23 जिसे नकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था, हालांकि उनके प्रदर्शन ने प्रशंसा अर्जित की। 23-24 28 जून 2006 को ट्यूनी ने ब्रावो के सेलिब्रिटी पोकर शोडाउन की 8वीं टूर्नामेंट सीरीज में अपनी टेबल जीती और फाइनल टेबल पर पहुंच गईं। फाइनल 5 जुलाई 2006 को प्रसारित हुआ, जहां वह जेसन एलेक्जेंडर के बाद दूसरे स्थान पर रही और अपनी पसंदीदा चैरिटी चिल्ड्रंस हेल्थ फंड के लिए 200,000 की कमाई की। अगस्त 2006 में ट्यूनी ने वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर में हिस्सा लिया, क्योंकि उनका प्रवेश शुल्क ऑनलाइन कार्डरूम pokerroom.com द्वारा वहन किया गया था। व्यक्तिगत जीवन। ट्यूनी ने 4 अक्टूबर 1997 को निर्माता और निर्देशक बॉब गोसे से शादी की। 26 2006 में उनका तलाक हो गया। ट्यूनी की सगाई 2009 से 2010 तक ऑस्ट्रेलियाई लेखक और निर्देशक एंड्रयू डोमिनिक 27 से हुई थी। 28 ट्यूनी की सगाई 25 दिसंबर 2012 को रियो डी जनेरियो में छुट्टियों के दौरान निकी मार्मेट से हुई थी। 29 उनके 2 बच्चे हैं।
अमौरी नोलास्को गैरिडो, जन्म 24 दिसंबर 1970, डोमिनिकन मूल के एक प्यूर्टो रिकान अभिनेता है। उन्हें फॉक्स टेलीविजन श्रृंखला प्रिजन ब्रेक 2005 से 2008, 2017 में फर्नांडो सुक्रे की भूमिका और ट्रांसफॉर्मर्स 2007 में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। 1-2 प्रारंभिक जीवन। नोलास्को का जन्म 1970 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विएक्स, प्यूर्टो रिको में डोमिनिकन माता-पिता के यहाँ हुआ था। 3-4 विभिन्न अभिनय कार्यों के बाद नोलास्को न्यूयॉर्क शहर चले गए। आजीविका। नोलास्को ने अर्ली, CSI, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और ER जैसी कई टेलीविजन सीरीज में अतिथि भूमिकाएं निभाई है। किसी फीचर फिल्म में उनकी पहली भूमिका ताकेशी किटानो की ब्रदर में थी और यूनिवर्सल की 2 फास्ट 2 फ्यूरियस में ऑरेंज जूलियस की भूमिका में भी। इसके बाद उन्होंने मिस्टर 3000 में बर्नी मैक के साथ सहाभिनय किया। नोलास्को के अतिरिक्त टेलीविजन और फिल्म क्रेडिट में जॉर्ज लोपेज और CSI, NY और द बेंचवार्मर्स में भूमिकाएं शामिल है। वह रविवार 29 अप्रैल 2007 को माइंड ऑफ मेंसिया में अतिथि कलाकार के रूप में भी दिखाई दिए। उन्होंने निर्देशक माइकल बे की ट्रांसफॉर्मर्स में भी अभिनय किया, जो 2007 की गर्मियों में रिलीज हुई थी। बे ने नोलास्को को अगली कड़ी ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन में कास्ट करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण मना कर दिया। उनकी सबसे चर्चित भूमिका प्रिजन ब्रेक थी। नवंबर 2009 में नोलास्को विजिन एंड येंडेल के संगीत वीडियो इमेजिनेट में नजर आए, जिसमें विल्मर वाल्डेरामा के साथ टीपेन भी थे। उन्होंने एक ईर्ष्यालु गुंडे की भूमिका निभाई है, जो अपनी प्रेमिका के साथ सोने के कारण वाल्डेरामा के किरदार की हत्या कर देता है। वह कैले 13 के संगीत वीडियो ला पेरला में भी दिखाई देते हैं। मार्च 2010 में नोलास्को ने साउथलैंड के दूसरे सीजन के दौरान जासूस रेने कोर्डेरो के रूप में 3 एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। सितंबर 2010 से मई 2011 तक उन्होंने NBC के शो चेज में सहाभिनय किया, जो अमेरिकी मार्शलों द्वारा भगोरों का पीछा करने के बारे में एक सीजन का शो था। उन्होंने अल्पकालिक ABC टेलीविजन सीरीज वर्क इट में भी अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 3 जनवरी 2012 को हुआ था। नोलास्को को सिटकॉम टेलीनोवेला में रॉड्रिगो सुआरेज के रूप में दिखाया गया था, जो एना सोफिया के विलक्षण सहकलाकार थे और शो में खलनायक की भूमिका निभाते हैं। व्यक्तिगत जीवन। नोलास्को ने 2009 में जेनिफर मॉरिसन को डेट करना शुरू किया और यह रिश्ता कथित तौर पर 3 साल तक चला। 5. वह बराक ओबामा के राष्ट्रपति अभियान के समर्थक थे। 6. लगातार दूसरे वर्ष नोलास्को ने अमौरी नोलास्को एंड फ्रेंड्स गोल्फ क्लासिक का आयोजन किया, जो जून के 10 से 11, 2011 को प्यूर्टो रिको के फजार्डो स्थित एल कॉन्क्विस्टाडोर होटल में आयोजित हुआ। अमौरी नोलास्को एंड फ्रेंड्स गोल्फ क्लासिक एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट है, जिसका सारा लाभ प्यूर्टो रिको के गैरलाभकारी संगठनों को जाता है। दूसरे सीजन में लाभ प्यूर्टो रिको विश्वविद्यालय के बाल चिकित्सा अस्पताल और VL फाउंडेशन विवे एलेग्रे लुचांडो को दिया गया, जो बाल कैंसर रोगियों के लिए धन मुहैया कराने वाला एक संगठन है। कथित कॉपीराइट उल्लंघन। 24 अक्टूबर 2006 को एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि डोनाल्ड और रॉबर्ट ह्यूजेस ने फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी और शो के कार्यकारी निर्माता और निर्माता पॉल श्यूरिंग के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया, जिसमें अनिर्दिष्ट हर्जाना और अन्य लागतों की मांग की गई। उन्होंने दावा किया कि 2001 में उन्होंने फॉक्स को अपनी पांडुलिपि भेजी थी, जो एक किशोर सुधार गृह में जेल से भागने के उनके अपने अनुभवों पर आधारित थी। 1960 के दशक में डोनाल्ड ह्यूजेस ने अपने भाई रॉबर्ट ह्यूजेस, जो गलत तरीके से कैद था, के लिए जेल से भागने की योजना बनाई और उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 94 वितरण। टेलीविजन। कनाडा में प्रिजन ब्रेक को फॉक्स पर प्रसारित होने से 1 घंटे पहले ग्लोबल पर प्रसारित किया गया था, मैरीटाइम्स को छोड़कर, जहां यह फॉक्स के प्रसारण से 2 घंटे पहले प्रसारित हुआ था।
प्रिजन ब्रेक कनाडा में 2005 से 2006 के शीर्ष 20 टेलीविजन शो में स्थान पाने वाली एकमात्र नई टेलीविजन श्रृंखला थी, जिसने 18 से 49 के प्रमुख जनसांख्यिकीय में औसतन 876,000 दर्शकों और अपने पहले सीजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 1.4 मिलियन दर्शकों को प्राप्त किया। 95 प्रिजन ब्रेक का प्रीमियर ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन नेटवर्क 7 पर 1 फरवरी 2006 को हुआ, जिसमें औसतन 1.94 मिलियन दर्शक थे। 96 पहले सीजन ने कुल मिलाकर औसतन 1.353 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। 97 यूनाइटेड किंगडम में पहले और दूसरे सीजन का प्रीमियर 5 पर हुआ और पहले सीजन का प्रसारण यूके टीवी गोल्ड पर दोबारा किया गया। उसके बाद दूसरे सीजन का प्रसारण 5 पर हुआ। तीसरे सीजन की शुरुआत से पहले स्काई वन ने प्रिजन ब्रेक के प्रसारण के अधिकार हासिल कर लिए और प्रति एपिसोड 500,000 का भुगतान किया। 100 इस सीरीज का प्रीमियर फ्रांस में 31 अगस्त 2006 को हुआ, जहां औसतन 5.5 मिलियन दर्शक थे। 101 दूसरे सीजन का प्रीमियर 13 सितंबर 2007 को हुआ, जहां 5.3 मिलियन दर्शक थे। 102 हांगकांग में टीवीबी पर्ल पर प्रसारित पहले सीजन को किसी विदेशी नाटक के लिए देश में सबसे ज्यादा दर्शक मिले। सीरीज के प्रीमियर को औसतन 260,000 दर्शक मिले, जबकि पहले सीजन के समापन को औसतन 470,000 दर्शक मिले। 103 दूसरे सीजन के प्रीमियर को औसतन 270,000 दर्शक मिले। वेंटवर्थ अर्ल मिलर 3 जन्म 2 जून 1972 एक ब्रिटिश और अमेरिकी अभिनेता है, जिन्हें प्रिजन ब्रेक में माइकल स्कोफील्ड की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें 2005 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टेलीविजन सीरीज ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन मिला था। उन्होंने 2013 की थ्रिलर फिल्म स्टोकर से पटकथा लेखन में शुरुआत की। 2014 में उन्होंने स्पिन-ऑफ लीजेंड्स ऑफ टुमारो में मुख्य भूमिका निभाने से पहले द फ्लैश में एक आवर्ती भूमिका में लियोनार्ड स्नार्ट बटा कैप्टन कोल्ड की भूमिका निभानी शुरू की। प्रारंभिक जीवन मिलर का जन्म इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर के चिपिंग नॉर्टन में अमेरिकी माता-पिता के यहाँ हुआ था। उनकी माँ रोक्सेन नीपाम एक विशेष शिक्षा शिक्षिका है और उनके पिता वेंटवर्थ ही मिलर 2 एक वकील और शिक्षक है, जो मिलर के जन्म के समय रोड्स स्कॉलरशिप पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे। 4 मिलर ने 2003 में कहा कि उनके पिता अश्वेत है और उनकी मां श्वेत है। 5 उनके पिता अफ्रीकी अमेरिकी, जमैका, जर्मन और अंग्रेजी वंश के हैं। उनकी मां रूसिन। 6 स्वीडिश, फ्रेंच, डच, सीरियाई और लेबनानी वंश की है। 8 उनकी 2 बहनें हैं, लेह और गिलियन। मिलर का परिवार ब्रुकलिन के पार्क स्लोप में चला गया जब वह 1 वर्ष का था। 9 उन्होंने ब्रुकलिन के मिडवुड हाई स्कूल में पढ़ाई की और 1995 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बीए के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 116 पृष्ठ लंबे वरिष्ठ थीसिस को पूरा करने के बाद, जिसका शीर्षक था डबलिंग एंड द आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट इन चार्लोट परकिंस गिलमैन की द येलो वॉलपेपर, जीन राइज की वाइट सारगासोसी और चार्लोट ब्रोंटे की जेन आयरे, जीना डेंट की देखरेख में। 11 प्रिंसटन में रहते हुए उन्होंने एकेपेला समूह प्रिंसटन टाइगरटोन्स के साथ प्रदर्शन किया और क्वाड्रेंगल क्लब और कोलोनियल क्लब के सदस्य थे। 12 आजीविका मिलर द्वारा अक्टूबर 2008 में किया गया। 1995 में मिलर अभिनय करियर बनाने के लिए लॉस एंजिल्स चले गए। 13 उन्होंने कहा है कि स्टारडम तक पहुंचने का उनका कठिन रास्ता लंबे समय तक चलने वाला था और इसमें कई उथल-पुथल, असफलताएं और बाधाएं आईं, लेकिन मैं इससे दूर नहीं जा सका। मुझे इसकी उतनी ही जरूरत थी जितनी हवा की। यह कुछ ऐसा था जो मुझे करना ही था। 14 मिलर की पहली टीवी उपस्थिति बफी द वैम्पायर स्लेयर, गो फिश, 1998 में छात्र से समुद्री राक्षस बने गेज पेट्रोंजी के रूप में थी।
मिलर की पहली मुख्य भूमिका 2002 में एबीसी की मिनी सीरीज डिनोटोपिया में संवेदनशील, अंतर्मुखी डेविड स्कॉट की थी। कुछ छोटी टेलीविजन भूमिकाओं में दिखाई देने के बाद उन्होंने 2003 की फिल्म द ह्यूमन स्टेन में सहाभिनय किया, जिसमें उन्होंने एंथनी हॉपकिंस के किरदार कोलमैन सिल्क के युवा संस्करण की भूमिका निभाई। उन्होंने फिल्म की मुख्य दुविधा को गहराई से समझा, जो एक अश्वेत व्यक्ति के बारे में है जो खुद को श्वेत के रूप में पास करना चुनता है। मिलर ने इस भूमिका पर व्यापक रूप से काम किया, न केवल एंथनी हॉपकिंस पर शोध करने में, बल्कि सिल्क को एक मुक्केबाज के रूप में सटीक रूप से चित्रित करने के लिए 4 महीने के नियमित अभ्यास में भी। इसके अलावा 2003 में उन्होंने फिल्म अंडरवर्ल्ड में एक छोटी भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक डॉक्टर और किरदार माइकल कोर्विन के दोस्त की भूमिका निभाई। 2005 में मिलर को फॉक्स नेटवर्क के टेलीविजन नाटक प्रिजन ब्रेक में माइकल स्कोफील्ड के रूप में लिया गया था। उन्होंने एक प्रतिभाशाली संरचनात्मक इंजीनियर की भूमिका निभाई, जिसने अपने भाई लिंकन बरोज, डोमिनिक परसेल, को एक अपराध के लिए दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा से बचने में मदद करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई, जो उसने नहीं किया था। उनके चरित्र में पूरे ऊपरी शरीर, सामने और पीछे का टैटू था। मिलर के धड़ के सामने और उसकी पीठ, दोनों हाथों को कंधों से कलाई तक कवर करते हुए, टैटू के लिए विशेष प्रभावों को लागू करने में 4 घंटे से अधिक का समय लगा। शो में उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक नाटकीय श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2005 के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया। 15 यह शो 4 सीजन के बाद 2009 में समाप्त हो गया था। मिलर मारिया कैरी के 2 संगीत वीडियो, इट्स लाइक दैट में एक पार्टी गेस्ट के रूप में और वी बिलोंग टुगेदर में उनके प्रेमी के रूप में दिखाई दिए। प्रिजन ब्रेक के पायलट एपिसोड के निर्देशक ब्रेट रैटनर को कैरी के दोनों वीडियो के निर्देशन के लिए भी चुना गया था। रैटनर ने मिलर को भी इन वीडियो में शामिल करने का फैसला किया। 16 इसके अलावा मिलर ने लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट के सीजन 11 के प्रीमियर में डिटेक्टिव नैट केंडल के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, जो न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग के प्रीसिंक्ट 24 का एक जासूस था। 17-18 उन्होंने रेसिडेंट ईविल आफ्टर लाइफ में भी अभिनय किया, जो इसी नाम की वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित व्यावसायिक रूप से सफल रेसिडेंट ईविल फिल्म श्रृंखला की चौथी फिल्म थी। मिलर ने वीडियो गेम श्रृंखला के मुख्य पात्रों में से एक क्रिस रेडफील्ड की भूमिका निभाई। प्रत्येक सीजन के डीवीडी और ब्लू रे डिस्क सेट विभिन्न क्षेत्रों में उनके टेलीविजन प्रसारण के बाद जारी किए गए। 2006 के अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शो में 20वीं सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि प्रिजन ब्रेक का पूरा पहला सीजन 2007 की शुरुआत में ब्लूरे पर रिलीज किया जाएगा। 118 बाद में रिलीज की तारीख 13 नवंबर 2007 घोषित की गई और प्रिजन ब्रेक फॉक्स द्वारा ब्लूरे डिस्क पर रिलीज होने वाला पहला टेलीविजन शो बन गया। ब्लूरे बॉक्स सेट में 6 डिस्क है और इसमें डीवीडी बॉक्स सेट की सभी विशेष सुविधाएं शामिल है। 119 पहले 3 सीजन वाले एक डीवीडी सेट को 19 मई 2008 को क्षेत्र 2 में रिलीज किया गया था। 120 टेलीविजन फिल्म प्रिजन ब्रेक द फाइनल ब्रेक को क्षेत्र 2 और 4 में सीजन 4 सेट में शामिल किया गया था, लेकिन इसे क्षेत्र 1 में अलग से रिलीज किया गया था। द फाइनल ब्रेक को बाद में क्षेत्र 2 और 4 में अलग से रिलीज किया गया था। फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में द फाइनल ब्रेक सहित सभी 4 सीजन का एक ब्लूरे पैकेज जारी किया गया है। 121, 122, 123 अपनी प्रारंभिक रिलीज के 1 साल बाद सीजन 4 को बाद में द फाइनल ब्रेक को शामिल किए बिना क्षेत्र 4 में फिर से जारी किया गया था। ऑनलाइन वितरण शो के टेलीविजन प्रसारण के अलावा प्रिजन ब्रेक के एपिसोड इंटरनेट पर भी जारी किए गए हैं। पहले सीजन के अंत में प्रिजन ब्रेक के एपिसोड आईट्यून्स स्टोर पर ऑनलाइन खरीद के लिए उपलब्ध कराए गए थे, जो 9 मई 2006 को शुरू हुआ था। प्रिजन ब्रेक के दूसरे सीजन के प्रीमियर के बाद फॉक्स ने AOL
गूगल और याहू सहित 50 से अधिक वेबसाइटों के माध्यम से वर्तमान एपिसोड की मुफ्त ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की अनुमति देना शुरू कर दिया, साथ ही साथ इसका अपना व्यापक नेटवर्क भी। हालांकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका तक ही सीमित था। दूसरे सीजन के पहले 3 एपिसोड वाणिज्यिक रूप से मुक्त प्रसारित किए गए थे, जो उनके टेलीविजन प्रसारण की तारीख के 1 सप्ताह बाद तक उपलब्ध थे। 124 तीसरे एपिसोड के बाद एपिसोड की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग स्थगित कर दी गई थी। हालांकि अक्टूबर में फॉक्स के मेजर लीग बेसबॉल प्लेऑफ गेम्स के प्रसारण के कारण शो के 3 सप्ताह के प्रसारण अंतराल के कारण अक्टूबर से फॉक्स ने सोशल नेटवर्किंग साइट माइस्पेस और नेटवर्क के स्वामित्व वाले और संचालित स्टेशनों की वेबसाइटों पर दूसरे सीजन के पिछले एपिसोड स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। ये स्टेशन फॉक्स टेलीविजन स्टेशन समूह का हिस्सा है। हालांकि पूरे प्रसारण के दौरान विज्ञापन प्रसारित किए गए, लेकिन एपिसोड निःशुल्क थे। 125 अन्य मीडिया स्पिन-ऑफ श्रृंखला। एक स्पिन-ऑफ सीरीज प्रिजन ब्रेक प्रूफ ऑफ इनोसेंस विशेष रूप से मोबाइल फोन के लिए बनाई गई थी और इसका पहला प्रसारण अप्रैल 2006 में स्प्रिंट टीवी के फॉक्स स्टेशन पर स्प्रिंट ग्राहकों के लिए किया गया था। प्रूफ ऑफ इनोसेंस का पहला एपिसोड 8 मई 2006 को इंटरनेट पर देखने के लिए उपलब्ध हुआ। यह टोयोटा मोटर और न्यूज कॉरपोरेशन के फॉक्स नेटवर्क के बीच एक विशेष समझौता था, जिसके तहत टोयोटा को शो की विशेष सामग्री प्रायोजित करने और विज्ञापन संबंधी विशिष्टता प्राप्त करने की अनुमति मिली। 126 शो के तीसरे सीजन के दौरान 6 ऑनलाइन लघु वीडियो, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रिजन ब्रेक विजिटेशंस के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से फॉक्स के लिए बनाए गए थे। इनमें लेचेरो, सैमी, मैकग्राडी, टी-बैग और बेलिक जैसे किरदार शामिल हैं। इन्हें इंटरनेट पर वितरित किया गया और ये आईट्यून्स पर मुफ्त में उपलब्ध है। 24 अक्टूबर 2007 को द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि एक पूर्ण स्पिन-ऑफ सीरीज पर काम चल रहा था, जिसका अस्थायी शीर्षक प्रिजन ब्रेक चेरी हिल था। यह सीरीज एक उच्च मध्यम वर्गीय गृहिणी, मॉली, और एक महिला जेल में उसके समय के इर्द-गिर्द घूमती। 127 हालांकि प्रिजन ब्रेक के तीसरे सीजन में मॉली को शामिल करने का निर्माताओं का मूल विचार बाद में लेखकों की हड़ताल के कारण रद्द कर दिया गया। नई सीरीज को सीएसआई मियामी और सीएसआई एनवाई की तरह प्रिजन ब्रेक ब्रांड के तहत शुरू करने की योजना थी। 128 लेकिन अंततः इसका निर्माण शुरू नहीं हो सका। ब्रेकआउट किंग्स से संबंध। रॉबर्ट नेपर ने 2011 ए&ई नेटवर्क टेलीविजन श्रृंखला ब्रेकआउट किंग्स में टी-बैग के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिसे प्रिजन ब्रेक लेखकों मैट ओल्मस्टेड और निक सेंटोरा द्वारा बनाया गया था। 129 पत्रिका, उपन्यास, पुस्तक और कॉमिक। मुद्रित मीडिया में शो के संबद्ध उत्पादों में एक आधिकारिक पत्रिका और एक संबद्ध उपन्यास शामिल है। टाइटन पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित आधिकारिक पत्रिका का विमोचन 21 नवंबर 2006 को हुआ था। प्रत्येक अंक में चुनिंदा कलाकारों और क्रू सदस्यों के साक्षात्कार और अन्य विशेष कहानियां शामिल है। टाई-इन उपन्यास प्रिजन ब्रेक द क्लासिफाइड एफबीआई फाइल्स ISBN 1416538453 में दूसरे सीजन की कहानी से संबंधित शो के पात्रों का विवरण शामिल है। पॉल रुडिटिस द्वारा लिखित यह पुस्तक साइमन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित है और 8 मई 2007 को जारी की गई थी। 130 सितंबर 2009 में इनसाइट एडिशन ने प्रिजन ब्रेक बिहाइंड द सीन्स प्रकाशित किया, जो प्रोडक्शन फोटोग्राफी की एक साथी पुस्तक है, जिसमें लेखक क्रिश्चियन ट्रॉकी और कालिंडा वाजक्वेज, साथ ही पॉल स्क्यूरिंग, मैट ओल्मस्टेड और फोटोग्राफी के निर्देशक फर्नांडो अर्गुएल्स ने शो के 4 सीजन के प्रदर्शन पर टिप्पणी की है। 131 श्रृंखला का आधिकारिक मंगा रूपांतरण 23 जून 2019 से ऑनलाइन सेवा पिकोमा पर उपलब्ध हो गया। कलाकृति हिकोसुके सोयामा द्वारा बनाई गई है और रूपांतरण 20th सेंचुरी फॉक्स की देखरेख में है। 132 आकर्षण दौरा द सडन इम्पैक्ट एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा निर्मित प्रिजन ब्रेक लाइव
नामक एक लाइव कार्यक्रम भी है, जो एक इंटरैक्टिव अनुभव है जिसका उद्देश्य टेलीविजन सीरीज के माहौल को जीवंत करना है। यह आकर्षण 2006 से 2008 तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी और मेक्सिको में प्रदर्शित हुआ। 133 वीडियो गेम 2008 में विवेंडी गेम्स मोबाइल द्वारा जे2मी के लिए एक मोबाइल गेम जारी किया गया था। 134 प्रिजन ब्रेक पर आधारित एक वीडियो गेम फरवरी 2009 में रिलीज के लिए प्लेस्टेशन 3 और एक्सबॉक्स 360 के लिए विकास में था, लेकिन ब्रैश एंटरटेनमेंट बंद होने पर इसे रद्द कर दिया गया। 135 136 डोमिनिक हाकोन मायर्टवेट परसेल 1-2 जन्म 17 फरवरी 1970 3 एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता है। 4-5-6 उन्हें प्रिजन ब्रेक 2005-09 2017 में लिंकन बरोज, द फ्लैश 2014 से 16 और लीजेंड्स ऑफ टुमारो 2016 से 21 में मिक रोरी हीटवेव और ब्लेड ट्रिनिटी 2004 में ड्रेक ड्रैकुला के रूप में जाना जाता है। उन्हें 3 वे में लुइस लियू ब्रुकबैंक की भूमिका के लिए भी जाना जाता है। अगस्त 2023 में उन्होंने देश के संगीत स्टार बिली रे साइरस की पूर्व पत्नी टीश साइरस से कैलिफोर्निया के मालिबू में शादी की। अप्रैल 2023 में उनकी सगाई होने के बाद 7-8 प्रारंभिक जीवन परसेल का जन्म बर्केनहेड, मर्सीसाइड, इंग्लैंड में हुआ था। वह फिल मायर्टवेट और मोरीन नी क्लार्क परसेल के पुत्र है। उनकी मां आयरिश थीं और उनके पिता नॉर्वेजियन मूल के अंग्रेज थे। 1972 में वह और उनका परिवार सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया चले गए, जहां वे शुरुआत में बॉन्डी में रहे और फिर पेनरिथ में बस गए। 9 बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन थिएटर फॉर यंग पीपल में भाग लिया और फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने ह्यू जैकमैन के साथ अध्ययन किया। 10 उनके पास ट्रिपल ब्रिटिश, आयरिश, ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता है। एक ब्रिटिश नागरिक पिता के यहाँ यूनाइटेड किंगडम में पैदा होने के कारण वे स्वतः ही ब्रिटिश है, अपनी मां के माध्यम से स्वतः ही आयरिश है और प्राकृतिककरण के माध्यम से ऑस्ट्रेलियाई है। 11 व्यक्तिगत जीवन परसेल की शादी 1998 से 2008 तक रेबेका विलियमसन से हुई थी। इस दौरान उनके 4 बच्चे हुए। 12 2011 में परसेल ने 90,210 की पूर्व अभिनेत्री अन्नालिन मैककॉर्ड को डेट करना शुरू किया। 2014 में इस जोड़े ने सौहार्दपूर्ण अलगाव की घोषणा की, हालांकि 1 साल बाद उन्होंने अपने रोमांस को फिर से जगा दिया। मैककॉर्ड ने पीपल मैगजीन को बताया कि जब अभिनेता को त्वचा कैंसर का पता चला, तो वह एक दोस्त के रूप में उनके जीवन में वापस आईं, लेकिन जल्द ही उनका रिश्ता फिर से रोमांटिक हो गया। 13 जनवरी 2018 में मैककॉर्ड ने रिश्ता खत्म कर दिया। 14 हालांकि 25 सितंबर 2020 को परसेल ने इंस्टाग्राम पर पुष्टि की कि उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से जगा दिया है। 15 नवंबर 2022 में उन्होंने ब्रांडी, ट्रेस, नोआ और माइली साइरस की मां टीश साइरस को डेट करना शुरू किया। 16 इस जोड़े ने अप्रैल 2023 में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से सार्वजनिक रूप से अपनी सगाई की घोषणा की। 7 उन्होंने अगस्त 2023 में कैलिफोर्निया के मालिबू में शादी की। 8 1 जून 2016 को मोरक्को में सेट पर परसेल को गंभीर चोटें आईं, जब प्रिजन ब्रेक सीजन 5 के सेट पीस के रूप में इस्तेमाल की गई एक लोहे की छड़ उनके सिर पर गिर गई। उन्हें तुरंत वारजाजेत से कैसाब्लांका ले जाया गया, जहां उनकी नाक की हड्डी टूटने और कई अन्य चोटों का आपातकालीन उपचार किया गया। टोटल सेक्शनों की बात कर ले तो 5 सेक्शन के अंदर 90 एपिसोड हमें देखने को मिल चुके हैं। बाकी अब अगला सेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।